हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 रिएक्शन। पहले लेक्चर में E2 रिएक्शन का जो एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन का पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन कर दिया था E2 रिएक्शन होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। E2 रिएक्शन क्या होता है, जनरली हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें होता क्या, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, एक जाता था दूसरे कोई और उसका प्लेस में आ जाता था। लेकिन एलिमिनेशन में ऐसा नहीं होता, वो चला गया था मतलब चला गया, ठीक है। वो आपका जिंदगी में एक क्या है, एक शून्य स्थान जिसको हम एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, ठीक है, वो छोड़ के चला गया, ठीक है। ऐसे ही होता है E2 रिएक्शन में। E2 क्या है, एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो मैकेनिज्म होता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये वन स्टेप कंसोर्टेड मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। अभी है रात, सुबह का इंतजार करो। अभी है रात, सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसके लिए आपको इंतजार है। वो पल भी आएगा जिसके लिए आपको इंतजार है। रब पर भरोसा रखो एंड तकदीर पर एतबार करो। जैसे E2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म ना कर, और हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म ना कर, ठीक है। ए जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। ए जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। अभी है रात, सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसको आपको इंतजार है। वो पल भी आएगा जिससे आपको इंतजार है। रब पर भरोसा रखो एंड तकदीर पर एतबार करो। जैसे E2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्म ना करो, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो हम अब डिस्कशन करेंगे, मैकेनिज्म का पार्ट हमने डिस्कशन कर दिया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। अब आज डिस्कशन करेंगे कौन सा फैक्टर है जो E2 रिएक्शन को हमारा इफेक्ट कराएगा, ठीक है। तो देखो, पहला फैक्टर क्या है, द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। The effect of substrate structure, okay. Effect of base, okay. Effect of leaving group, okay. Effect of solvent. तो ये चारों जो है सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, बेस, लिविंग ग्रुप एंड सॉल्वेंट का क्या क्या इफेक्ट है हमारा E2 रिएक्शन का रेट को, वो थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे आज, ठीक है। पहला देखते हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑन द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। क्या है, देखो अरे यार, so the effect of substrate structure देखते हैं, the major structural features that can increase the E2 reaction are those that serve to stabilize the resultant alkene or more particularly the transition state that precedes it, ठीक है। तो क्या बोला इसमें, देखो E2 रिएक्शन का हमारा मैंने क्या बताया, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, अल्किन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक जो लिविंग ग्रुप वो एलिमिनेट हो जाता है, उसके प्लेस में वो क्या हो, जो बेस है, जो हाइड्रोजन है, वो क्या करता है, उसका जो बॉन्ड था वो डोनेट कर देता है कार्बन को, ठीक है। बोलेगा भाई तू क्यों इतना मतलब तेरा टेट्रावैलेंस से क्यों फिलअप नहीं होगा, मेरा बॉन्ड ले जा, मैं चला मेरा बेबी के साथ, मतलब उसका बेबी क्या है, बेस के साथ चला घूमने, ठीक है। तो वो डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब अल्किन फॉर्म होता है। तो ये जनरली अल्किन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो अल्किन फॉर्म हो रहा है उसका स्टेबिलिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। एंड ये तो डिपेंड करता है, और जो पाथ है ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। तो मोर ओवर हम बोल सकते हैं, अगर
कोई फैक्टर मतलब सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर अगर हमारा ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल बना देगा तो वो हमारा E2 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज करा देगा। ठीक है, इंक्रीजिंग अल्काइल सब्स्टिट्यूट एट अल्फा और बीटा कार्बन एटम ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फैसिलिटेट E2 रिएक्शन। क्योंकि जो हमारा अल्कीन फॉर्म होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन आर मोर स्टेबल। क्यों भाई, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगा तभी तो हमारा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हमारा इंक्रीज हो गया तो मतलब हमारा अल्किन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हमारा अल्काइल ग्रुप हमारा सबस्ट्रेट में रहेगा उतनी ही अच्छी बात है हमारा, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को ये क्या करेगा, एनहेंस करेगा। ठीक है, रीजन क्या है, द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्किन इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल एंड कॉम्पिटिंग SN2 रिएक्शन बिकम प्रोग्रेसिवली स्लोअर ड्यू टू स्टेरिक रीजन। देखो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन था एंड E2 था, E2 एंड सब्स्टिट्यूट दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है तो दोनों ही चाहेंगे हम इस रिएक्शन को पकड़ेंगे, हमारा तरफ इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। मतलब SN2 भी चाहेगा मैं इसका, जब बेस आता है क्या होता है SN2 रिएक्शन में भी वही होता है, बेस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक मार देता है और लिविंग ग्रुप को निकाल देता है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस आके हाइड्रोजन को लेके जा रहा है। ठीक है, यही डिफरेंस है। तो हमारा दोनों का क्या है, दोनों का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो एक कॉन्संट्रेटेड मैकेनिज्म है, मतलब वन स्टेप मैकेनिज्म है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है, दोनों में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, जब हम लेस बल्की वाला सबस्ट्रेट लेंगे, मतलब सबस्ट्रेट का मतलब है जो रिएक्टेंट ले रहे हैं, मतलब अल्काइल हैलाइड, मान लो हम यहाँ अल्काइल हैलाइड की बात करें तो अल्काइल हैलाइड जब लेंगे, अगर लेस बल्की वाला अल्काइल ग्रुप लेंगे तो क्या करेगा, SN2 रिएक्शन वहां फेवर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जितना बल्कीनेस कम होगा उतना हमारा SN2 रिएक्शन फेवर करेगा। राइट, अगर बल्कीनेस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन जो E2 का कॉम्पिटिटर था SN2 वो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो E2 वो वहां पर भी E2 रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट E2 प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर ही खत्म हो गया है। लेकिन अगर हम लेस बल्की वाला सबस्ट्रेट लेंगे तो क्या होगा, वहां पे SN2 भी आ जाएगा, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। तो ये एक रीजन है। एंड जो अल्किन फॉर्म होता है इन्होंने बताया थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। क्यों भाई, उसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो इंक्रीज होगा, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा। ठीक है, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अगर अल्किन का मोर नंबर ऑफ, जिसका मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होता है वही अल्किन तो मोर स्टेबल कहलाता है। इसीलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स आर मोर स्टेबल देन लेस सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूशन रहेगा। मान लो C++C, ठीक है, CH3 मैं यहां पर हाइड्रोजन लिखता हूं। ठीक है, इसमें CH3 लिखता हूं, इसमें हाइड्रोजन लिखता हूं। ठीक है, और एक लेता हूं C++C, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन लगा देता हूं। ठीक है, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर कोई डाउट है इसके लिए तो आप मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब जीओसी का लेक्चर सीरीज में आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, उसमें मैंने बताया स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यही रीजन है। हेंस E2 रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या होगा, हमारा टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन 1 डिग्री। देख रहे हो, अगर 1 डिग्री होता, देखो 1 डिग्री के केस में क्या होगा, यहाँ पे कॉम्पिटिटर इसका SN2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3 डिग्री पर क्या होगा, टर्शियरी में SN2 रिएक्शन तो आउटप्लेड ही ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो तो E2 ये मतलब 3 डिग्री जो टर्शियरी होता है वो तो SN2 दिखाता ही नहीं है, और 2 डिग्री के लिए वो स्लो होता है। ठीक है, तो 3 डिग्री के लिए वो तो आउटप्लेड ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंपटीशन में वो नहीं रहेगा। सेकेंडरी के लिए थोड़ा सा कंपटीशन में आएगा लेकिन E2 डोमिनेट कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है अल्काइल हैलाइड का या सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर का 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, देखते हैं क्या सर आपने सही बताया, देख रहे हो, शायद सही बताया मैंने। क्या है भाई, देखो ये था, देखो
रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करो 10.5 या 5.3 इंटू 10.5, ठीक है। जैसे जैसे हमने सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर का अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करा है 4.7, यहाँ पर देखो कितना हुआ 8.5, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा जितना भी हम सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर में हमारा अल्काइल ग्रुप का इंक्रीज कराते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज करता जा रहा है। नोट क्या है नोट, इट हैज ऑल्सो बीन फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस आई और माइनस आर ऑन बीटा कार्बन इंक्रीजेस द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। अच्छा, दिस इज बिकॉज माइनस आई ग्रुप और माइनस आर ग्रुप increases acidity of beta hydrogen and stabilize the carbocation character of transition state। तो इनका कहने का मतलब अगर बीटा पोजीशन में हमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे माइनस आई और माइनस आर ग्रुप लगा देंगे तो वो क्या करेगा, एसिडिक नेचर थोड़ा इंक्रीज करा लेगा। तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करा लेगा तो बीटा हाइड्रोजन का क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर इंक्रीज कर गया। जितना एसिडिक नेचर इंक्रीज कर गया बेस उतना ही जल्दी उसको पकड़ कर ले जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट कार्बोकैटायन लाइक, नॉट कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन लाइक एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, वो मोर स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो हमारा कैसे कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ बेस। रिएक्शन रेट इंक्रीजेस, देखो यहाँ पर बेस का एक मेजर रोल है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बहुत बेस एंड हमारा अल्काइल हैलाइड का ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ जितना इंक्रीज कराएंगे वो हाइड्रोजन को उतना जल्दी पकड़ के ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर क्या है, मान लो आपने गए, ठीक है, आपको आपकी गर्लफ्रेंड को घुमाना है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और बाइक ही नहीं है तो घुमाओगे कैसे, दोस्तों से जाके क्या करना पड़ता है, मांगना बोलते हैं, भाई थोड़ा दे देना, तेरा बाइक दे देना, मेरा बंदी को आज लेके घुमाने जाना है, यही करते हो ना तुम लोग। अगर तुम्हारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारा वीक बेस की बात। अगर स्ट्रॉन्ग बेस में मान लो तुम्हारे पास बाइक भी है, पैसा भी है, ठीक है, सब है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, जाओगे फटाक से लेके उसको घुमाने ले जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जब बेस का स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज रहता है तो हमारा वो हाइड्रोजन को जल्दी से पकड़ता है, बेबी चलो हम घूमने चलते हैं, ठीक है, लेके चला गया। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, हमारा जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि जितना बेसिक स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन बेस का इंक्रीज होगा वो उतना जल्दी हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ठीक है। जितना मतलब अगर आपके पास बाइक है, पैसा है, तो आप क्या करोगे, जल्दी घुमाने के लिए ले जा पाओगे, जब मन तब ले जाओगे, ठीक है, जब मर्जी तब ले जाओगे। लेकिन अगर नहीं है ये सब तो फिर आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पर आपका मन के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। तो जब वीक बेस रहेगा तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा क्या करेगा, वो जब मर्जी करेगा उठा के हाइड्रोजन को लेके चलेगा, ठीक है। तो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो बेस का स्ट्रेंथ जब इंक्रीज होगा हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा, मतलब E2 रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब E1 भी है, ठीक है। E2 reaction are generally run with strong negatively charged base like hydroxy minus, ETO minus, NH2 minus, ठीक है। ये strong negatively charged base जब रहता है ना, E2 रिएक्शन हमारा बहुत फास्टर चलता है, ठीक है। Strong sterically hindered base like Me3CO, DBA, DBU, ठीक है, ऑल्सो फेवर E2 रिएक्शन। जो अगर स्टेरिकल हिंड्रेंस बेस होगा वो भी हमारा E2 रिएक्शन फेवर करेगा, ठीक है। लेकिन ये SN2 रिएक्शन फेवर नहीं करेगा, इसका जो कॉम्पिटिटर है वो भी यह आउटप्लेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, बेस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, राइट। वो जाके अटैक मारता है, अगर बल्किनेस बढ़ गया तो वो अटैक कैसे करेगा रे भाई, नहीं कर पाएगा, ठीक है। मान लो एक हटाकट मतलब जरूरत से ज्यादा जो मोटा आदमी होते हैं, ठीक है, वो सही से चल भी नहीं पाते, भाग भी नहीं पाते, ठीक है। लेकिन एक स्लिम से मतलब साउंड हेल्थ है, स्लिम सा है, क्या करेगा, वो जल्दी भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, किसी को भाग के पकड़ना है, ठीक है। तो एक मान लो मतलब एक जरूरत से ज्यादा मोटा आदमी है और एक नॉर्मल ठीक ठाक आदमी है, कौन जल्दी पकड़ पाएगा, ठीक है। जो हमारा
स्लिम ड्रीम है, ठीक है, थोड़ा स्लिम ट्रिम है, मतलब वो साउंड हेल्थ है, ठीक है, तो वो जल्दी जाके भाग के पकड़ पाएगा, ठीक है, लेकिन वो जो मोटा आदमी वो भाग नहीं पाएगा। सिमिलरली यहाँ पर है, अगर बेस का हम बल्कीनेस इंक्रीज करा देंगे, वो अटैक ही नहीं कर पाएगा, देखेगा सिर्फ अटैक ही नहीं कर पाएगा, भाई वहां तो ऐसे ऐसे जाएगा, अटैक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा मतलब स्लिम ट्रिम लड़का आ गया तो वो तो जल्दी जाकर हमारा अटैक कर लेगा, ठीक है। तो यही होता है, अगर बेस का बल्कीनेस बढ़ा देंगे तो E2 रिएक्शन का फेवर करेगा, क्योंकि E2 रिएक्शन के आगे पकड़ के उठा के ले जाना है, ठीक है। लेकिन हमारा SN2 रिएक्शन में क्या होगा, अटैक मारना होता है, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो SN2 रिएक्शन जो उसका कॉम्पिटिटर है वो भी आउटप्लेड हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, E2 और SN2 का कंडीशन सेम है, ठीक है, एक जैसा ही कंडीशन फेवर करता है वो दोनों को, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो E2 चाहेगा E2 ऐसा फैक्टर E2 रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करेगा जो फैक्टर हमारा SN2 को आउटप्लेड करेगा कॉम्पिटिशन टेस्ट, ठीक है, ठीक है। bulky tertiary butyl group of the tertiary butoxide ion inhibits the reaction by substitution, allowing elimination reaction to takes place। मैंने जो बात बताया, ठीक है, इतना देर से जो बात चिल्ला कर बता रहा हूं वही यहां पर भी लिखा है, ठीक है। देखो DBN DBU अगर डाउट होगा, देखो DBN ये क्या है, डाइआजा बाइसाइक्लो 430 नॉन 5ENE, ठीक है, ये DBN होता है, ये DBU होता है, देख रहे हो, ये बल्की बेस है, ठीक है, ये जाके अटैक नहीं कर पाएगा, यहाँ पर SN2 रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये E2 रिएक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर था E2 रिएक्शन का वो तो आउटप्लेड ऐसे ही हो गया जब हमारा बेस का बल्कीनेस हमने इंक्रीज करा दिया। देन ये था हमारा फर्स्ट था सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंड में हमने डिस्कशन किया बेस का, ठीक है, बेस कैसा, इफेक्ट ऑफ बेस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। और बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, क्या यहाँ पर लिविंग ग्रुप का कोई रोल है या नहीं है। बेटर द लिविंग ग्रुप हायर द रेट ऑफ E2 रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि लिविंग ग्रुप की भी तो जाना ही होता है ना। अगर वो वीकर लिविंग ग्रुप होगा वो जाना पसंद ही नहीं करेगा, भाई मैं तो जाऊंगा नहीं और तू एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे दिखाएगा, मुझे जाने का मन नहीं है, मैं जाऊंगा ही नहीं। अगर बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो जल्दी भाग जाएगा, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ E2 रिएक्शन, ठीक है। क्या है रीजन, ठीक है, पहले लिख लो अगर लिखना है तो, ठीक है। बात करते हैं रीजन क्या है, द बॉन्ड टू लिविंग ग्रुप इज पार्शियली ब्रोकन इन ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। जब ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, मैंने जब आपको बताया था उसका मैकेनिज्म में बताया था, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, जो लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, ठीक है। अगर हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो बेड लिविंग ग्रुप है, वो जल्दी नहीं चाहेगा उसका बॉन्ड टूटे, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या है, देखो हमें पता है I- इज क्या है, अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है, वीकर बेस है, RI RBr RCl RF, ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी, ठीक है, लिख लो, हो गया, चलते आगे। द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज नेवर ए लिविंग ग्रुप इन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो सबसे बेड लिविंग ग्रुप है, वो जाना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो कभी भी हमारा एज ए लिविंग ग्रुप यूज नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है तो क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्यों होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक मीडियम क्यों कराते हैं हम, वहां पे जो OH माइनस है वो नहीं जाएगा, वो बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, इसीलिए हम क्या करते हैं एसिड दे देते हैं। एसिड में H+ होता है, वो पहले प्रोटोनेट होकर वाटर की तरह निकल जाता है, पानी बन के निकल जाता है, ठीक है, नहीं तो OH- नहीं जाएगा। इसीलिए जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं ना तब हम क्या करते हैं, हम उसको पहले एसिडिक मीडियम में ही कराते हैं, ठीक है। ऐसे हम एसिडिक मीडियम नहीं देंगे तो वो OH लीड ही नहीं करेगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। Then effect of solvent on rate of reaction. Polarity of solvent decreases, E2 reaction rate increases। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे होगा, देख लो क्या है, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट
डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, मतलब सॉल्वेंट का पोलैरिटी हम जितना डिक्रीज कराएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज करेगा। कैसे सर, ये कैसे होगा? देखो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। पोलर अप्रोटिक में क्या होता है, पोलैरिटी ज्यादा होता है, पोलर अप्रोटिक में पोलैरिटी लेस होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में लेस होता है, ठीक है। सॉरी, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में पोलैरिटी लेस होता है तो हमारा E2 रिएक्शन फास्टर होता है। क्यों होता है उसका भी रीजन एक हुआ है, the charge in E2 transition state is considerable dispersed. Polar aprotic solvent like acetone do not solvent anion well. A negatively charged base is not trapped by strong interaction with the solvent molecules and the base. देखो, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उनका काम क्या है, हमने जब SN2 SN1 रिएक्शन पढ़ा था वहां पर भी डिस्कशन कर दिया था। वहां पर क्या होता है, वो आनायन को आयन डाइपोल इंटरेक्शन से घेर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। अगर तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ट्रैप कर लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो वो लेस करता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो आनायन जो बेस आता है, आनायन वाला बेस होता है वो ट्रैप नहीं होता। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे देंगे वो फंस जाएगा, ठीक है, मतलब उसको घेर लेंगे, ठीक है, वो ट्रैप हो जाएगा। तो ट्रैप हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा ना, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है। मान लो आपका गर्लफ्रेंड घर में रह रहा है और हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है। घर में रह रहा है जैसा आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसा कैसे, ठीक है। अगर हॉस्टल में रह रही तो ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसा है। आपने मान लो आपको उसको घुमाने ले जाना है, तो आप घर में जाओगे, मान लो उसका 2-4 भाई है तो आपको घेर लेंगे, वो आप वहां पर ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। लेकिन हॉस्टल में तो आप बिंदास जाओगे, ले जाओगे, ठीक है। तो यही केस है, मान लो हॉस्टल में रह रहा है तो वो हो गया पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, घर में रह रहा है तो वो हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ये हमेशा जिंदगी में याद रह जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज लाइक आपका गर्लफ्रेंड आप घर में रह रही है, ठीक है, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज लाइक आपका गर्लफ्रेंड हॉस्टल में रह रही है, ठीक है। तो अब आप खुद समझ आना किसमें हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ज्यादा होगा, किसमें हमारा लेस होगा। मतलब आप किस केस में उसको जल्दी मतलब लेके आप मूवी देखने या घूमने जा सकते हो, और किस केस में आप नहीं जा सकते हो या आपका रिस्की है, ठीक है, आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। मान लो उसका बाप देख लिया और उसका भाई देख लिया जाते वक्त, वो क्या करेगा आपको, आप समझ जाना क्या करेगा, ठीक है। So the rate of E2 reaction increases with increase in temperature, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमारा रेट ऑफ E2 रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कशन करेंगे ये आपको देख के पता चल रहा होगा क्या है भाई, E2 वर्सेस SN2, ठीक है। दोनों में लड़ाई हो गई, कौन जीतेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया दोनों है कॉम्पिटिटर। तो कौन सा फैक्टर हमारा E2 रिएक्शन को फेवर कराएगा, कौन सा फैक्टर SN2 रिएक्शन को फेवर कराएगा, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही।